फ्लाई ऐश के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फ्लाई ऐश की बारे में बात करेंगे। ये हमको दिया हुआ है IS 3182 पार्ट 1 के अंदर। फ्लाई ऐश होता क्या है? फ्लाई ऐश इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोल फायर्ड इलेक्ट्रिकल स्टीम जनरेटेड प्लांट। फ्लाई ऐश क्या है कि जो हमारे कोल के अंदर जो जल जाता है, उसकी जो राख बच जाती है, उसी को फ्लाई ऐश कहते हैं हम लोग। कोयले को जला के जो हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, जैसे कि NTPC के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, उसके अंदर जो बच जाती है राख, उसी को हम फ्लाई ऐश कहते हैं। बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूस सर्टेन इम्प्यूरिटीज विच कोल डाउन फ्रॉम फ्लाई ऐश एंड मोस्ट कॉमनली पॉइजनस मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जो जल जाता है उसके बाद हम उसको ठंडा होता है, उसके बाद वो फ्लाई ऐश बन जाता है। यही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। डेंसिटी ऑफ फ्लाई ऐश जनरली होती है 650 to 700 kg पर मीटर क्यूब। फ्लाई ऐश के अंदर होता है, फ्लाई ऐश के अंदर कई सारे टेस्ट होते हैं। ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट, जो कि फ्लाई ऐश की होनी चाहिए 320 मीटर स्क्वायर पर केजी से ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो जैसे कि हम मोटार के अंदर क्यूब टेस्ट करते हैं, उसके अंदर क्या लेते हैं, 1:3 लेते हैं, 1 सीमेंट एंड 3 सैंड। तो वैसे ही हम 1 सीमेंट लेंगे और 3 फ्लाई ऐश लेंगे। उसके बाद हम क्यूब कास्ट करेंगे। 28 ईयर्स के बाद देखेंगे कि 80% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब आनी चाहिए। जैसे हम लोग OPC 43 ग्रेड की सीमेंट लिए, तो उसका 80% निकालेंगे और वही स्ट्रेंथ आनी चाहिए। लॉस ऑफ इंक्रीनेस ऑफ मास इज 5%। लॉस ऑफ क्लोराइड 0.05% मैक्सिमम होता है। और 45 माइक्रोन मीटर सीव एनालिसिस। तो इसके लिए अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। यह फ्लाई ऐश है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, 45 माइक्रोन सीयू लेंगे। इसके ऊपर हम सबसे पहले 100 ग्राम ऑफ सैंपल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम फ्लाई ऐश का 100 ग्राम सैंपल ले रहे हैं। अब इस सैंपल को, जैसे हमारा 100 ग्राम सैंपल हो गया है, अब हम एक, देखिए इस टाइप से फील करने में एकदम स्मूथ होगा। अब ये देखिए हमारा 45 माइक्रोन का हमारा एक सीव है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका हम वेट सीविंग करेंगे। वेट मतलब उसको हम धो देंगे, पूरे फ्लाई ऐश को पूरा धोएंगे। देखिए आप देखते जाइए, जब तक धोते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर पानी प्योर वाटर की तरह नहीं निकलने लग जाए। तो इसको कम से कम 10 से 15 बार धोना है हमको। देखिए आपके सामने धोया जा रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं हमारा फ्लाई ऐश पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ है। आप जब तक धोते रहिए जब तक कि इसका पूरा क्लियर वाटर नहीं आ जाए। जैसे मैंने पहले बताया था, अभी तो बहुत गंदगी बाकी है। कम से कम अभी हम धोते जा रहे हैं। अब आप देखिए थोड़ा पानी साफ़ होने लगा है। अब आप और देखेंगे, थोड़ी देर बाद एकदम क्लियर वाटर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हमारा पानी एकदम साफ़ हो चुका है। ये देखिए एकदम पानी का कलर एकदम पानी जैसा हो गया है, एकदम क्लीन वाटर आने लग गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम इसको एक पैन के ऊपर ले जाएंगे। जैसे आप देखिए, जैसे पानी डाल रहे एकदम प्योर वाटर जैसा आ जा रहा है। अब हम इसको एक पैन में कलेक्ट कर लेंगे। पैन में कलेक्ट करने के बाद अब इसको हम गरम करेंगे, ओवन ड्राई के अंदर ले जाएंगे, जो कि हम देखते हैं। अब हम इसको, इसी सैंपल को ओवन ड्राई के ऊपर ले जाएंगे और उसको सूखने के लिए ऑन कर देंगे। इसका टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखेंगे। अब हमारा 45 माइक्रोन सीव क्लियर हो चुका है। ये देखिए हमारा पैन को लेके हम ओवन ड्राई के ऊपर रख दिए। जैसे कि हम देख रहे हैं, ओवन ड्राई का हमारा सैंपल, अब जैसे कि जो पानी है वो भी सूख जाएगा। पानी तो सूखेगा, इसके बाद जो मतलब फ्लाई ऐश है वो एकदम सूख जाएगी, जैसे पहले थी उसी कंडीशन में आ जाएगी। ये देखिए हमने गरम हो रहा है हमारा पैन, तो एकदम प्योर पूरी तरह सूख जाएगा। आप तब तक ऐसे भी करके देख सकते हैं, ऑटोमेटिक भी सूख जाएगा, हमें ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। एकदम क्लियर सूखा हुआ मिलेगा। जैसे अब देख रहे हैं, इस टाइप का हमारा फ्लाई ऐश बन जाएगा। अब हम इसका वेट कर लेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, इसका वेट किए तो वेट कितना आया हमारा, जैसे कि ये आ गया हमारा वेट 16 ग्राम। कैलकुलेशन पोर्शन का ऊपर आता है। फ्लाई ऐश हमने इनिशियली लिया था 100 ग्राम,
और 45 माइक्रोन आफ्टर धोने के बाद उसका वेट बच गया 16 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, 45 माइक्रोन आफ्टर वेट रिटेंड वॉशिंग ऑफ द वेट रिटर्न डिवाइड बाई ओरिजिनल वेट इंटू 100, तो 16 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो ये हमारा आएगा 16%, जो कि हमारी लिमिट दे रखी है 34% अप्रूव्ड है। अब हम आते हैं फ्लाई एश टू बी यूज फॉर मेकिंग ऑफ कंक्रीट। फ्लाई एश ऑफ फाइननेस ऑफ फ्लाई एश शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। हम कंक्रीट के अंदर यूज देखते हैं तो हम उसको बहुत ही बारीक लेंगे, जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक लेंगे। 320 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से तो कम नहीं होना चाहिए फाइनेस। कार्बन कंटेंट उसके अंदर लो होना चाहिए। सिलिका शुड बी फाइनली डिवाइडेड, जब पाउडर फॉर्म के अंदर ही होना चाहिए, जो सिलिका में उसके अंदर होना चाहिए पाउडर फॉर्म के अंदर ही होना चाहिए। फ्लाई एश एडिशन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन, जैसे हम लोग ओपीसी ले लिए, पीपीसी ले लिए, उसके अंदर क्या होता है, श्रिंकेज कैटेगरी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है। अगर हम फ्लाई एश मिला देंगे तो ये नॉन रिएक्टिव होता है। नॉन रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन लो हो जाएगी। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग द वाटर डिमांड, अगर हम हम मिक्स डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर वाटर कंटेंट को 3 to 5% वाटर कंटेंट रिड्यूस कर देता है फ्लाई एश। सेकेंड है इम्प्रूव वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी भी इम्प्रूव होती है फ्लाई एश की वजह से, क्योंकि जितने कम वाटर क्वांटिटी उतना ही ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ आएगी और उतनी अच्छी वर्केबिलिटी आएगी। वर्केबिलिटी के लिए हम लोग ये फ्लाई एश ऐड करते हैं। थर्ड है हीट ऑफ हाइड्रेशन, मैंने बताया। डिले ऑफ सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट के सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। नेक्स्ट होता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, जैसे कि ये तो हमारा बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है। एनटीपीसी जहाँ भी थर्मल कोल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे वेस्ट मटेरियल है, इससे इको फ्रेंडली होगा। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जैसे कि हम सीमेंट ऐड कर रहे हैं तो सीमेंट को कंक्रीट के अंदर अगर मिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम 30% तक यूज़ कर सकते हैं, अप टू 30% हम यूज़ करते हैं पीसीसी के लिए, 20% तक यूज़ कर सकते हैं हम आरसीसी के लिए। तो फ्लाई एश की कॉस्ट होता है 1 रुपये पर केजी और सीमेंट की कॉस्ट होता है 4 to 5 रुपये पर केजी। तो हम क्या किए, कॉस्ट बचा लिए। जैसे 20 kg हमने यूज किया तो अब मान लीजिए 400 kg है तो उसका 20 kg 20% निकालेंगे तो उससे बहुत अच्छा हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। रिड्यूस द इमिशन ऑफ CO2, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जैसे CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको भी रिड्यूस कर सकता है। कैसे? हम कोल बर्निंग करेंगे, कोल बर्निंग होने से क्या होगा, CO2 कि हम जितना ही कम उतना ही CO2 कम होगा। थैंक यू एवरीवन।